नमस्कार साथियों, प्रगति क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अपने राजस्थान के इतिहास के बारे में चर्चा चल रही थी। राजस्थान के इतिहास में अपने अजमेर का या शाकंभरी का चौहान वंश जो हमने पढ़ लिया था। अब आज अपने रणथंभौर का एक चौहान वंश के बारे में चर्चा करेंगे। तो हेडिंग डालना रणथंभौर का चौहान वंश। रणथंभौर का चौहान वंश। रणथंभौर जो है सवाई माधोपुर जिला है, ये आपको पता ही होगा। तो रणथंभौर का जो जिला है वो सवाई माधोपुर में है। रणथंभौर सवाई माधोपुर जिला यहाँ रणथंभौर में जिसने चौहान वंश की स्थापना की थी वो शासक गोविंद राज था। और गोविंद राज ने 1194 ईस्वी में और यहाँ स्थापना करता है। तो ये आप नोट करना। रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना 1194 ईस्वी में गोविंद राज ने की थी। ये जो गोविंद राज था पृथ्वीराज चौहान का पुत्र था और इसको ये पहले अजमेर का शासक बनता है। उसके बाद इसके चाचा हरिराज ने उसे हराकर यहाँ भेज दिया था। तो ये गोविंद राज यहाँ रणथंभौर आ जाता है। रणथंभौर में आके और चौहान वंश की स्थापना करता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से ये पुटअप होगा आपने कि रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी और कब की थी। ये दोनों अपने ध्यान में रखना है कि रणथंभौर की चौहान वंश की स्थापना 1194 ईस्वी में गोविंद राज ने की थी, जो पृथ्वीराज का पुत्र था। ये आप ध्यान में रखना, पृथ्वीराज का पुत्र था। पृथ्वीराज का पुत्र था। कुतुबुद्दीन ऐबक इसे पहले वहां अजमेर का शासक बनाता है, उसके बाद यहाँ का ये प्रांत देता है। आगे नोट करना। इसके बाद इसे रणथंभौर के चौहान वंश का जो प्रतापी शासक होगा वो हमीरदेव चौहान होगा। और ये आप नोट करना, हमीरदेव चौहान। राजस्थान के इतिहास में हमीर दो ही हुए हैं, एक तो राणा हमीर था और एक ये हमीरदेव चौहान है। हमीरदेव चौहान, इनका जो कालक्रम मिलता है हमीरदेव चौहान का, ये 1282 से लेकर 1301 ईस्वी, 1282 टू 1301 ईस्वी, ये इस वंश का अंतिम शासक बताया जाता है। हमीरदेव चौहान जो है रणथंभौर के चौहान वंश का क्या है, अंतिम शासक बताया जाता है। तो ये नोट करना आप, इस वंश का अंतिम शासक, इस वंश का क्या है, अंतिम शासक है। इसके अलावा ये जो था, इनके पिता का, हमीरदेव चौहान के जो पिता का नाम है मिलता है तो जय सिंह मिलता है। तो एक बार दोबारा देख लो, रणथंभौर का जो चौहान वंश अपने बढ़ रहे हैं, तो रणथंभौर जो जिला है वो सवाई माधोपुर जिले में आता है। रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना गोविंद राज करता है। ये प्रश्न एग्जाम में काफी बार पूछ लिया गया है कि रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की, तो गोविंद राज ने की थी, जो पृथ्वीराज का पुत्र था। 1194 ईस्वी में इसने स्थापना की थी। उसके बाद यहाँ का प्रतापी शासक इस रणथंभौर के चौहान वंश का हमीरदेव चौहान बनता है, जिसका जो कालक्रम है 1282 से लेकर 1301, इस वंश का ये अंतिम शासक था हमीरदेव चौहान। आगे नोट करना, हमीरदेव चौहान अपने हट के लिए प्रसिद्ध थे। हमीरदेव चौहान किसके लिए प्रसिद्ध थे, अपने हट के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा ये जयसिंह के या जयसिन्हा के उत्तराधिकारी है। ये आप दोनों कंसेप्ट नोट करना। ये अपने हट के लिए प्रसिद्ध थे हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान जो थे, हमीरदेव चौहान ये अपने हट के लिए, ये अपने हट के लिए प्रसिद्ध थे। हट के लिए प्रसिद्ध थे।
दूसरा कंसेप्ट आप नोट करना, ये जो अमीरदेव चौहान था, जयसिंह या जयसिन्हा का उत्तराधिकारी था कि जयसिंह या जयसिन्हा का पुत्र था। जयसिंह है, इनके जो पिता का नाम मिलता है जयसिंह या जयसिन्हा, जयसिन्हा का उत्तराधिकारी था, उत्तराधिकारी था। अब देखो अमीर के लिए एक अपने ये हट के लिए जो जाना जाता है, इसलिए इसके लिए एक लाइन कही गई है, ये अपने हट के लिए जाना जाता है, इसके लिए ये लाइन कही गई है। एग्जाम्पल नोट कर लेना, ये राजस्थान पुलिस में लाइन पूछी गई थी कि ये लाइनें किसके बारे में कही गई है, तो नोट करना, सिंह समर सिंह समर सत्पुरुष वचन, सिंह समर सत्पुरुष वचन, कदली फलत एक बार, कदली फलत एक बार, एक बार तिरिया तेल, तिरिया तेल अमीर हटे चढ़े न दूजी बार। ये ऐसी की ऐसी लाइन राजस्थान पुलिस में लिखी गई थी और ये पूछा था कि ये जो लाइन है वो किसके लिए लिखी गई है, तो ये अमीरदेव चौहान के लिए लिखी गई है। इसका मतलब ये होता है, सिंह समर का मतलब ये होता है कि शेरनी एक ही बार बच्चे को जन्म देती है। सत्पुरुष वचन, जो सत्पुरुष होता है उसके मुख से एक बार वचन निकल गया तो वो दोबारा नहीं निकलता है। कदली फलत एक बार, जो केला है वो एक ही बार फल देता है, उसके बाद उसको काटना पड़ता है। इसके अलावा तिरिया तेल, जो राजपूत जो स्त्रियों के बारे में कहा गया है कि तिरिया की तेल एक ही बार चढ़ता है, जिसकी शादी एक ही बार होती है। और हमीर हट, और हमीर अपने हट के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए ये लाइन कही गई है। सिंह हमारे सत्पुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल अमीर चढ़े हट चढ़े न दूजी बार। इसके अलावा तो आपको ये दो कंसेप्ट ध्यान में रखने, अपने हट के लिए प्रसिद्ध था, तो ये लाइन आपको पूछ सकता है। ये जयसिंह या जयसिन्हा का क्या था, उत्तराधिकारी था। आगे कंसेप्ट नोट करना, जो अमीरदेव चौहान है उसकी जानकारी के जो स्रोत है वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं। अलग अलग इतिहासकार हुए, अलग अलग उनकी पुस्तकें थी, तो उनसे अपने इनकी जानकारी की क्या मिलते हैं, स्रोत मिलते हैं, तो वो आप नोट करना। जानकारी के स्रोत, हेडिंग डालना, जानकारी के स्रोत। जानकारी के स्रोत एक तो है जो पुस्तक है हमीर महाकाव्य। ये आपसे साहित्य का प्रश्न एग्जाम में पक्का पूछेगा। एक किताब यहाँ से पक्की पूछी जाती है हर बार एग्जाम में। किताब से संबंधित प्रश्न हमेशा ही आता है, कोई भी कंपटीशन के एग्जाम हो। तो हमीर महाकाव्य लिखा था नयन चंद्र सूरी ने। किसने लिखा था? नयन चंद्र सूरी ने लिखा था। दूसरा आप नोट करना, हमीर रासो। हमीर रासो जो लिखा था, हमीर रासो जो लिखा था जोधराज ने लिखा था। जोधराज या सारंगधर भी बोलते हैं कई। तो इसके अलावा सुरजन चरित्र, सुरजन है चरित्र, वो लिखा था चंद्रशेखर ने। चंद्रशेखर ने। इसके अलावा आपको हमीर हट, हमीर हट्टे, ये भी चंद्रशेखर की लिखी हुई पुस्तक है, चंद्रशेखर। इसके अलावा आप हमीरा छाड़ा, हमीरा छाड़ा, ये पुस्तकें राजरूप के द्वारा लिखी गई थी। ये आप नोट कर लेना। तो ये हमीरे देव चौहान के बारे में इनसे, इन जो पुस्तकें हैं इनसे जानकारी के जो स्रोत मिलते हैं। तो ये आपको अमीर महाकाव्य जो लिखा था वो नयन चंद्र सूर्य ने लिखा था। अमीर रासो जोधराज ने लिखा था। इसके अलावा सुरजन चरित्र चंद्रशेखर ने, हमीर हट्टे चंद्रशेखर ने लिखा था। अमीर राछाड़ा राजरूप ने लिखा था।
किताबों का राजस्थान में बहुत सी साहित्य के प्रति किताबें लिखी गई हैं, इनको आपको रटना ही पड़ेगा। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पक्का पूछा जाता है। ज़्यादातर ये पूछ ली गई, हमीर महाकाव्य पूछ लिया गया है, एक ये हमीर रासो, एक सुरजन चरित्र, ये आप ध्यान में रखना। कई बार सुमेलित कराने वाला भी क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। आगे नोट करना, रणथंभौर जो था, रणथंभौर दुर्ग में इस अमीरदेव चौहान ने अपने पिता की एक छतरी बनाई थी, ये आप नोट करना। 32 खंभों की जो छतरी है, तो रणथंभौर ने अपने पिता, रणथंभौर में, रणथंभौर जो दुर्ग था उसमें अपने पिता जयसिंह की या जयतर सिंह की या जयसिन्हा की, उन्होंने एक छतरी बनाई थी 32 खंभों की छतरी, जिसमें अमीर बैठ के क्या करता था, न्याय करता था, इसलिए इसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। तो ये नोट करना आप, रणथंभौर दुर्ग में अपने पिता जयसिंह, जयसिन्हा या जेतर सिंह भी आपको बोल सकता है, इसको जेतर सिंह भी दे देता है कि एग्जामों में। जेतर सिंह आप ये देख लेना। रणथंभौर दुर्ग में अपने पिता जेतर सिंह, जयसिंह या जयसिन्हा की 32 खंभों की छतरी बनवाई। ये एग्जाम में पूछ लिया गया है। छतरी ये कितने खंभों की है, 32 खंभों की छतरी है, छतरी बनवाई, जिसे न्याय की छतरी कहा जाता है। जिसे इस पे बैठ के क्या है, ऐसा बताया जाता है कि हमीर न्याय करता था, इसलिए इसे न्याय की छतरी कहा जाता है। तो डायरेक्ट आपसे 2 लाइनों से यहाँ प्रश्न पूछ सकता है। प्रश्न की जो लैंग्वेज हो सकती है, एक तो ये पूछ सकता है कि न्याय की छतरी कहाँ है, तो रणथंभौर दुर्ग में है, या जो 32 खंभों की जो छतरी जयसिंह की या जेतर सिंह की या रणथंभौर के अमीरदेव चौहान के पिता की छतरी कहाँ है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इन्होंने एक अपनी पुत्री के नाम पे पद्मला का तालाब बनाया था, रणथंभौर में पद्मला तालाब बनवाया था, ये आप ध्यान में रखना। रणथंभौर में पद्मला तालाब बनवाया। इसके अलावा और ध्यान में रखना, एक इसने रणथंभौर में ही सुपारी महल बनवाया था। रणथंभौर में वन लाइनर क्वेश्चन यहां से बनते हैं इसके, अमीरदेव चौहान के रणथंभौर में सुपारी महल बनवाया, सुपारी महल बनवाया। कितने काम करवा दिए आपको ध्यान में रखना है। 32 खंभों की छतरी है, न्याय की छतरी कहाँ है, तो रणथंभौर दुर्ग में है। एक अपने हट के लिए जाना जाता था इसे। इसके अलावा इन्होंने पद्मला तालाब बनाया अपनी पुत्री के नाम पर, एक सुपारी महल बनवाया रणथंभौर दुर्ग के अंदर। इनकी जो खुद की रचना थी, अमीरदेव चौहान की संगीत रचना थी, एक पुस्तक लिखी थी इसने जिसका नाम था श्रृंगार हार। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि श्रृंगार हार पुस्तक किसकी है, तो ये आपको ध्यान में रखना। श्रृंगार हार जो पुस्तक है वो हमीरदेव चौहान की है। श्रृंगार हार पुस्तक किसने लिखी, तो हमीरदेव चौहान ने लिखी। ये आपको ये कंसेप्ट है ध्यान में रखने हैं। आगे देखना, राजस्थान में सर्वप्रथम एक यज्ञ करवाता है राणा जो अमीर है, वो क्या करवाएगा, एक तो अमीरदेव चौहान है, राणा अमीर तो भेवाड़ में जो अमीरदेव चौहान जो है, एक तो सर्वप्रथम यज्ञ करवाता है, अश्वमेध यज्ञ बोलते हैं जिसे, या कोटि जने यज्ञ बोलते हैं। तो उसको ये भी एग्जाम में पूछ लिया गया है कि राजस्थान में सर्वप्रथम अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया था, तो अमीरदेव चौहान ने करवाया था। इसके जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो ज्यादा पूछे गए हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, या इसका दूसरा नाम बोल दो आप कोटि जन्य यज्ञ, कोटि जन्य यज्ञ। इसका जो पंडित था करवाया,
ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। विश्व पुरोहित जो था इसका विश्व रूप था। इस यज्ञ का जो पंडित था, पंडित आप ध्यान में रखना, विश्व रूप था इस यज्ञ का, विश्व रूप। दोनों एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम अश्वमेध यज्ञ या कोटिजन्य यज्ञ किसने करवाया था? अमीरदेव चौहान ने करवाया था। और इस यज्ञ का जो पंडित जो था वो विश्व रूप था। अब आप एक हेडिंग डालना, अमीरदेव चौहान और दिल्ली। देखो अमीरदेव चौहान और इस समय दिल्ली का जो पहले शासक था, इसके समकालीन दो शासक हुए दिल्ली के। एक तो जलालुद्दीन खिलजी होगा, एक जलालुद्दीन खिलजी का जो भतीजा या जिसको दामाद बोलते हैं अलाउद्दीन खिलजी होगा। तो नोट करना, अमीरदेव चौहान और दिल्ली। देखो ये रणथंभौर दुर्ग है। रणथंभौर दुर्ग जो है ये चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग है। रणथंभौर दुर्ग, इसके यहाँ एक ही रास्ता था जाने के लिए रणथंभौर दुर्ग पे। यहाँ एक और किला बना रखा था जिस किले का नाम झाइन दुर्ग बोला जाता है। कौन सा दुर्ग है? झाइन दुर्ग। ये झाइन दुर्ग, इस रणथंभौर दुर्ग की क्या थी कुंजी बताई जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये एग्जाम में भी पूछ लिया गया है कि रणथंभौर दुर्ग की जो कुंजी है वो कौन सा दुर्ग है? तो वो झाइन दुर्ग है। अलाउद्दीन खिलजी आता है दिल्ली से, दिल्ली आएगा बेचारा, दिल्ली आएगा, इस रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार करना चाहता था ये जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी आता है, पहले जलालुद्दीन खिलजी आएगा। जलालुद्दीन खिलजी लगभग जो आता है वो 1291 व 92 ईस्वी में आता है। 1291 व 92 ईस्वी में आता है, यहाँ आएगा। ऐसा बताया जाता है कि जलालुद्दीन खिलजी ने इस झाइन दुर्ग पे अधिकार कर लिया था। यहाँ काफी समय तक बाहर घेराबंदी भी रखी थी, लगभग साल 2 साल घेराबंदी रखे, हार गया लास्ट में। तो जलालुद्दीन खिलजी का और तो कोई बस चलता नहीं है, और ये लास्ट में ये कहता है कि मैं ऐसे 10 दुर्गों के मुसलमान के बाल के बराबर समझता हूँ। तो ऐसे जो 10 दुर्ग है ना, उनको मुसलमान के एक बाल के बराबर समझता हूँ, ये लाइन कही गई थी। ये आपको ध्यान में रखनी है। जलालुद्दीन खिलजी ने ऐसा किस दुर्ग के बारे में कहा था? तो वो रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था। ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। जलालुद्दीन खिलजी ने इस झाइन दुर्ग पे तो अधिकार कर लिया था, पर रणथंभौर दुर्ग इससे विजय नहीं हुआ था। ये इसका पहला कंसेप्ट मिलता है अमीरदेव चौहान और दिल्ली के समय। पहले जलालुद्दीन खिलजी जब आएगा 1291 और 1292 ईस्वी, लगभग साल 1.5 साल यहाँ रहता है, बाहर घेराबंदी करता है, पर विजय जो झाइन दुर्ग को ही जीत पाता है, रणथंभौर दुर्ग को जीत नहीं पाता। ये कंसेप्ट आप नोट करना। तो हेडिंग में आप डालना अमीरदेव चौहान और दिल्ली। इसमें आप नोट करना, सर्वप्रथम अमीरदेव चौहान का संघर्ष जलालुद्दीन खिलजी से हुआ था। पहली जो लाइन है, सर्वप्रथम अमीरदेव चौहान का संघर्ष जलालुद्दीन खिलजी से हुआ। इसने जो झाइन दुर्ग है रणथंभौर का, उस पर अधिकार कर लिया। तो जलालुद्दीन द्वारा झाइन दुर्ग पर अधिकार कर लिया गया। जलालुद्दीन द्वारा झाइन दुर्ग पर अधिकार कर दिया। तीसरी आपको जो कंसेप्ट लिखना है इसमें, जलालुद्दीन खिलजी की में तीसरा जो कंसेप्ट आपको ये नोट करना है, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी झाइन दुर्ग है। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी झाइन दुर्ग है। दोबारा देख लो,
सर्वप्रथम अमीरदेव चौहान का संघर्ष किससे होता है? तो जलालुद्दीन खिलजी से होता है। ये लगभग 1291 और 92 ईस्वी में आया था, ये आप नोट कर लेना भी। 1291 व 92 ईस्वी की बात थी, ये थोड़ा ध्यान में रखना कि जलालुद्दीन खिलजी कब आया, तो 1291 1292 ईस्वी में आया था। जलालुद्दीन द्वारा झाइन दुर्ग पर अधिकार कर लिया गया। रणथंभौर दुर्ग की जो कुंजी है झाइन दुर्ग है, ये दोनों कंसेप्ट एग्जाम में पूछ लिए गए। ये झाइन दुर्ग वाला, एक ये जलालुद्दीन वाला। आगे नोट करना, रणथंभौर दुर्ग पे ये अधिकार नहीं कर सका, ये आप नोट करना। उसके बाद जो लाइन की इन्होंने वो एग्जाम में पूछ ली गई है। रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार नहीं कर सका, नहीं कर सका। एक तो ये, उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं ऐसे, ये लाइन आप, मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर, मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। ये लाइन भी एग्जाम में पूछ ली गई है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार नहीं कर सका। और उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी क्या बोलता है कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। आगे नोट करना, अलाउद्दीन खिलजी और राणा हमीद। अलाउद्दीन खिलजी और राणा हमीद, अलाउद्दीन खिलजी और राणा हमीद। देखो, अलाउद्दीन खिलजी आता है, इसके भी आक्रमण के कारण थे, कई कारण थे। कुछ इतिहासकारों का ये मानना है, अमीर महाकाव्य जो नयनचंद्र सूरी ने जो लिखा है उसके अनुसार तो ये बात थी, इनका एक सेनापति था जिसका नाम था मोहम्मद शाह। ये मोहम्मद शाह, ये उल्गू खां और नुसरत खां, ये भी इसी के सेनापति थे। ये गुजरात गए थे, गुजरात से वहां से सोना लूट के आ रहे थे। इनका आपस में क्या धन को लेकर कोई मतभेद हो जाता है। ये मोहम्मद शाह कहता है कि हम इतना रखेंगे, उल्गू नुसरत खां कहता है हम इतना रखेंगे। इस बात को लेकर ऐसा बताया जाता है कि लड़ाई हो जाती है इनके मध्य, और वो सारा का सारा धन लेके ये मोहम्मद शाह किसकी शरण में आ जाता है? राणा हमीद की शरण, किसी अमीरदेव चौहान की शरण में आ जाता है। अमीरदेव चौहान की शरण में आ जाता है। एक तो कारण ये मिलता है। इसके अलावा दूसरा कारण और ये मिलता है कि एक अलाउद्दीन खिलजी की जो पत्नी जो थी, पत्नी का नाम था चिमना बेगम। अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी का नाम क्या था? चिमना बेगम। तो मोहम्मद शाह और चिमना बेगम के मध्य प्यार का चक्कर था और दोनों क्या एक दूसरे से प्रेम करते थे। अभी अलाउद्दीन खिलजी को कहा टाइम था, ये तो सत्ता जीतने में लगा था कि पूरे भारत पे मेरा ही कब्जा हो। तो ये इन दोनों का आपस में प्रेम हो गया और ये मोहम्मद शाह और चिमना बेगम को लेकर इस अमीरदेव चौहान के पास यहाँ शरण में आ जाता है। तो ये कारण मिलते हैं। संघर्ष के कारण आप नोट करना, तो आप नोट करना अलाउद्दीन खिलजी और अमीरदेव चौहान ये इनके मध्य युद्ध क्यों होगा। तो ये पहला जो संघर्ष का कारण है आप नोट करना। संघर्ष का कारण था, संघर्ष का कारण अमीरदेव चौहान द्वारा
अमीरदेव चौहान द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के विरोधियों को शरण देना। वैसे क्या है, अलाउद्दीन खिलजी भी महत्वाकांक्षी शासक था। ये भी अपना साम्राज्यवादी जो विस्तार वो बढ़ाना चाहता था। तो इनका जो सेनापति था तो मोहम्मद शाह, इसने मोहम्मद शाह और चिमना बेगम को शरण दे दी थी। मोहम्मद शाह और चिमना बेगम, ये आपको ध्यान में रखना है। इनको शरण दी तब इसने अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। इनका एक सेनापति और मिलता है जिसका नाम है केहबरू। इनको ये शरण दे देता है, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी यहाँ 1301 में आक्रमण करेगा। तो अब आप नोट करना, अलाउद्दीन खिलजी ने इसको पहले समझाया भी था अमीरदेव चौहान को। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सेनापति भेजे गए थे कि आप हमारे जो विरोधी है हमें लौटा दो। तो हमीर क्या है, हमीर भी अपनी हट का पक्का था कि अतिथि देवो भव। ये जो क्या है, अमीरदेव चौहान क्या है, अपने हट के लिए जाना जाता है, इसलिए इन्होंने मना कर दिया कि हम शरण में आए हुए को उसकी रक्षा ही करते हैं। तो इसलिए अलाउद्दीन खिलजी को क्या है, आक्रमण करना पड़ता है। तो आप नोट करना, अलाउद्दीन खिलजी को, ये आपने नोट कर लिया होगा कि अमीरदेव चौहान द्वारा अलाउद्दीन खिलजियों के विरोधियों को शरण देना। इसके अलावा इनके जो सेनापति मोहम्मद शाह और चिमना बेगम और केवरू को इसने शरण दी थी। तो अब नोट करना अपने, अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध होगा। ये बात है 1299 टू 1301 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भेजे गए सेनापति, आप नोट करना, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भेजे गए सेनापति, अलाउद्दीन के द्वारा जो भेजे जाते हैं सेनापति, एक तो इसका उल्गू खां सेनापति था अलाउद्दीन का। फर्स्ट तो ये याद रखना आपको, उल्गू खां ये प्रधान सेनापति था, प्रधान सेनापति। उल्गू खां प्रधान सेनापति था और अलाउद्दीन खिलजी का क्या था, ये भाई था, खिलजी का भाई। ये आपको ध्यान में रखना है, खिलजी का क्या था, ये भाई था। दूसरा सेनापति था नुसरत खां। ये पूछ लेगा आपसे कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन कौन थे, तो नुसरत खां था। सैनिक अभियान में ये मारा गया था। नुसरत खां इस युद्ध में क्या है, मारा जाता है। इस सैनिक अभियान में जो युद्ध होगा इस अमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य, तो सैनिक अभियान में नुसरत खां मारा गया था। ये आपको ध्यान में रखना है, सैनिक अभियान में मारा गया। इसके अलावा एक अलप खां था, अलप खां जो था, इसने जो हिंदवार ये जो युद्ध हुआ था, हिंदवार युद्ध में भीम सिंह को हराया था इसने। इस युद्ध में भीम सिंह को हराया। अब अलाउद्दीन के द्वारा ये सेनापति भेजे गए थे, इन्होंने आके ये पड़ाव डालते हैं उल्गू खां, नुसरत खां और अलप खां। और इसके भी महाराणा जो अमीरदेव जो चौहान है, उनके भी जो सेनापति है वो आपको मैं नोट करवाता हूँ, अमीरदेव चौहान के। तो ये आप नोट करना, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उल्गू खां है, नुसरत खां और अलप खां, 3 सेनापति हैं। इस समय जब 1299 से 1301 के बीच की बात है, तब ऐसा बताया जाता है कि अमीरदेव चौहान ने मौन व्रत धारण कर रखा था। ये आप युद्ध में नहीं जाता है, इनको भेजता है। अमीरदेव चौहान के जो भेजे गए जो सेनापति, उनमें एक का नाम धर्म सिंह है, एक का नाम भीम सिंह है। धर्म सिंह और भीम सिंह विजय रह जाते हैं पहले तो, उसके बाद अलप खां के द्वारा इस भीम सिंह का वध कर दिया जाता है। तो आपको नोट करना ही,
हमीरदेव चौहान के द्वारा भेजे गए सेनापति, हमीरदेव चौहान के द्वारा भेजे गए सेनापति। ये आपको ध्यान में रखना है, दो हैं, एक तो है धर्म सिंह, एक है भीम सिंह। अलाउद्दीन के सेनापति कितने? उल्गू खां, नुसरत खां। उल्गू खां इसका भाई था। इसके अलावा नुसरत खां सैनिक अभियान में मारा जाता है। तीसरा है अलग खां। तो अलग खां ने इसको भीम सिंह को मारा था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अलग खां ने इसका क्या किया था? वध किया था भीम सिंह का। अलग खां ने इसको मारा। ये आप नोट करना। अब क्या होता है, प्रारंभिक में जब ये आते हैं ऐसा बताया जाता है कि पहले आपस में सेना जो भेजी गई थी, इधर से अलाउद्दीन खिलजी तो अपने सेनापति भेज देता है उल्गू खां, नुसरत खां और अलग खां को, और इसे इधर हमीरदेव चौहान अपने सेनापति भेजता है धर्म सिंह और भीम सिंह को। इस युद्ध में ये दोनों विजय रह जाते हैं, धर्म सिंह भीम सिंह। इस भीम सिंह तो इसमें मारा जाता है। उसके बाद प्रारंभिक में असफलता लगने के बाद अलाउद्दीन खिलजी खुद आएगा और इससे युद्ध का नेतृत्व करेगा। तो ये नोट करना आप। धर्म सिंह भीम सिंह विजय रहते हैं पहले, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद प्रारंभिक असफलताओं के बाद सैनिक नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी करता है, ये आप नोट करना। प्रारंभिक के असफलताओं के बाद, प्रारंभिक के असफलताओं के बाद, असफलताओं के बाद सैनिक नेतृत्व स्वयं अलाउद्दीन खिलजी करता है। स्वयं अलाउद्दीन खिलजी करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। स्वयं अलाउद्दीन खिलजी करता है। प्रारंभिक असफलताओं के बाद जो सैनिक नेतृत्व है कि धर्म सिंह भीम सिंह ने इनके जो सेनापति हैं अलाउद्दीन खिलजी के, उनको हरा दिया था। तो उसके बाद ये खुद आता है अलाउद्दीन खिलजी और इससे सेना का नेतृत्व करता है। अमीर खुसरो भी अलाउद्दीन खिलजी के साथ आया था। अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ आता है। अमीर खुसरो किसके साथ आएगा इस युद्ध में? अलाउद्दीन खिलजी के साथ आता है। अलाउद्दीन खिलजी का ये दरबारी कवि था, साथ आता है। तो ये आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना है। आगे देखना, इस युद्ध में हमीरदेव चौहान क्यों हार जाते हैं? हमीरदेव चौहान के दो सेनापति थे रणमल और रतिपाल, वो किससे जाके मिल लेते हैं? अलाउद्दीन खिलजी से मिल लेते हैं। ऐसा बताया जाता है तो अलाउद्दीन खिलजी इनको क्या है, प्रलोभन दे देता है कि मैं आपको, रणमल और रतिपाल को ये कहता है कि मैं आपको इसे रणथंभौर दुर्ग का क्या है प्रांतपति बना दूंगा, आपके हाथ में सौंप दूंगा। तब ऐसा बताया जाता है उन्होंने इस रणथंभौर दुर्ग के क्या थे, गेट खोल दिए थे और अलाउद्दीन खिलजी प्रवेश कर जाता है। उसके बाद भी उन दोनों देशद्रोहियों को भी ये अलाउद्दीन खिलजी क्या है, मार देता है। तो ये आप नोट करना। रणथंभौर, रणमल और रतिपाल ने विश्वासघात करके इस हमीरदेव चौहान को ये हरा लेते हैं। तो ये आप नोट करना। अमीर के सेनापतियों रणमल और रतिपाल के विश्वासघात के कारण, अमीर के सेनापतियों रणमल व रतिपाल, ये एग्जाम में पूछ लिया गया है। रणमल व रतिपाल, अमीर के सेनापति रणमल व रतिपाल के विश्वासघात के कारण अलाउद्दीन विजय रहा। अलाउद्दीन विजय रहा। आगे जो कंसेप्ट है वो नोट करना। हमीर और उसका भाई इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। हमीर व उसका भाई वीरमदेव था, उसका भाई वीरमदेव वीरगति को प्राप्त हुए।
वीरगति को प्राप्त हुई। ये आपको ध्यान में रखना है। अमेर के जो सेनापति हैं रणमल व रतिपाल दोनों विश्वासघात करते हैं और इसके लिए अलाउद्दीन विजय हो जाता है। इनको अलाउद्दीन प्रलोभन दे देता है कि मैं आपको यहाँ का क्या बना दूंगा, शासक बना दूंगा। पर उसके बाद ऐसा बताया जाता है अलाउद्दीन खिलजी ने सिर्फ जीतने के बाद इन दोनों को भी मार दिया था। अमीर देव चौहान व वीरम देव दोनों भाई वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और रणथंभौर का जो प्रांतपति बनाया जाएगा वो इसे उल्गू खां को बनाया जाएगा। जो अलाउद्दीन खिलजी का भाई था उसको इस रणथंभौर का क्या बना दिया गया है, प्रांतपति बना दिया गया है। ये आप नोट करना। रणथंभौर का प्रांतपति उल्गू खां अपने भाई को इसका यहाँ का क्या बना देता है, ये प्रांतपति बना देता है। इसके अलावा आपको ये नोट करना है कि राजस्थान के इतिहास में ये प्रथम जोहर हुआ था। ये जो राजस्थान के इतिहास में क्या हुआ था, प्रथम जोहर हुआ, ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान के इतिहास का ये प्रथम जोहर था। राजस्थान के इतिहास का प्रथम शाखा था, ठीक है, प्रथम जोहर या प्रथम शाखा का। इसमें ऐसा बताया जाता है जो स्थान तो रणथंभौर रहेगा, स्थान है रणथंभौर। जो केसरिया जो धारण करेगा, नेतृत्व है, ये जोहर करेगी इनकी हमीर की रानी रंगदेवी, हमीर की रानी रंगा देवी। ये आपसे पूछ सकता है, ये लाइन इंपॉर्टेंट अभी। रंगा देवी ने क्या किया था, जोहर किया था, ये जल जोहर था। ये कौन सा जोहर था, जल जोहर था। आगे अमीर खुसरो ने रणथंभौर के पतन पे कहा कि आज कुफर का जो घर है वो इस्लाम का घर हो गया, आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। ये इसे अमीर खुसरो ने कहा था। तो ये आप नोट करना। अमीर खुसरो ने क्या कहा रणथंभौर के पतन पर? अमीर खुसरो ने रणथंभौर के पतन पर कहा आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, इस्लाम का घर हो गया। ये कहा, ये लाइन भी एग्जाम में पूछ ली गई। ये लाइन किसने कही थी कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। और अमीर देव चौहान के जो गुरु का नाम मिलता है वो राघव देव थे। अमीर देव चौहान के गुरु राघव देव थे। अमीर देव चौहान के गुरु वो थे राघव देव। ये आपको ध्यान में रखना है। अमीर देव का जो दरबारी कवि था वो विद्यादित्य था। अमीर देव चौहान का दरबारी कवि ये भी इंपॉर्टेंट है, विद्यादित्य। अमीर देव चौहान का जो दरबारी कवि था वो विजयदित्य था। बलवान लेख में इस सारे की प्रशस्ति की जो अमीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के जो मध्य युद्ध हुआ है उसकी हमें जानकारी मिलती है। तो एक बार आप ये सारा कंसेप्ट दोबारा से समझ लेना कि अलाउद्दीन खिलजी और अमीर देव चौहान का जो है, अलाउद्दीन खिलजी ने 3 सेनापति भेजे अपने, उल्गू खां, नुसरत खां और अलप खां। ये आपको ध्यान में रखना। पहले तीनों सेनापति जब भेजता है अलाउद्दीन खिलजी और इधर से हमीर देव चौहान अपने 2 सेनापति भेजता है जिसका नाम धर्म सिंह और भीम सिंह मिलता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति तो उल्गू खां और नुसरत खां और अलप खां। ये आपको ध्यान में रखना। ये हैं सारे के सारे किसके, अलाउद्दीन के सेनापति।
पहले जब इधर अमीरदेव चौहान भी अपने सेनापति भेजेगा, अमीरदेव चौहान खुद नहीं जाता है, धर्म सिंह और भीम सिंह। ऐसा बताया जाता है कि पहले इन दोनों ने मिलकर इनको यहाँ उल्गू खां, नुसरत खां और अलप खां को क्या है, हरा दिया था इस युद्ध में। उसके बाद ये विजय होते हैं। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी सवे आता है। अलाउद्दीन खिलजी इस सेना का नेतृत्व करता है। तो जो अमीरदेव चौहान के जो रणमल और रतिपाल, जो सेनापति थे रणमल और रतिपाल, वो विश्वासघात कर देते हैं। किसके साथ है? अमीरदेव चौहान के साथ विश्वासघात करते हैं। इस वजह से ये अलाउद्दीन खिलजी जीतता है। अलाउद्दीन खिलजी जीतता है तो ये राजस्थान के इतिहास का प्रथम साका होगा या जोहर होगा, जो कि 1301 ईस्वी में हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है, 1301 ईस्वी में होता है। इस समय जो अमीरदेव चौहान और उनके भाई वीरभदेव जो वीरगति को प्राप्त होते हैं, तो केसरिया अमीरदेव चौहान ने किया था और जो जोहर जो किया था उनकी पत्नी रानी रंगा देवी ने किया था। ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है ये कब हुआ, तो 1301 में हुआ था। किसके मध्य हुआ, तो अलाउद्दीन खिलजी और रणथंभौर के मध्य ये युद्ध होता है। इसके अलावा एक जो प्रश्न एग्जाम में जो पूछा जाने वाला प्रश्न है, इनकी जो छतरी है, जो नायक की छतरी, इनके पिता की जो छतरी है, वो एग्जाम में पूछी गई है। एक इन्होंने राजस्थान में अमीरदेव चौहान ने प्रथम अश्वमेध यज्ञ किया था या कोटिजन यज्ञ किया था, उसके बारे में एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो ये कंसेप्ट एक जो जाइन दुर्ग जो रणथंभौर दुर्ग की कुंजी है, ये एग्जाम में पूछा गया है। जलालुद्दीन खिलजी ने 1291 और 1292 ईस्वी में आक्रमण किया था। इसके अलावा जो कंसेप्ट जो एक है, जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर दुर्ग पे अधिकार नहीं कर पाता, तब ये जलालुद्दीन खिलजी जो ये कहता है कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। ये लाइन एग्जाम में पूछी गई है। अमीर खुसरो ने रणथंभौर दुर्ग के बारे में लास्ट में क्या कहा कि आज कुफर का घर इस्लाम का घर हो गया, कुफर का घर जो इस्लाम का घर हो गया, ये एग्जाम में पूछी गई है। एक रणथंभौर जो चौहान वंश का जो संस्थापक है वो पूछ लिया गया है। ठीक है, धन्यवाद साथियों।